नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल आपके लिए आपके पास तक पहुंचे, यही उद्देश्य है मेरा। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पहले हमने आपको बताया कि जो हमारी हिंदी भाषा है, यह हिंदी भाषा के स्वरूप किस प्रकार से बदले, 4 प्रकार से आपने स्वरूप को देखा। और इसके साथ ही अब देखेंगे भाषा का रूप। देखिए मित्र, रूप और स्वरूप में अंतर होता है। रूप निर्धारित होता है, स्वरूप बदलता है। जैसे कोई बालक जब छोटे से बड़ा होता है तो आप देखते हैं कि उसका रूप बदल जाता है। अर्थात जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं, कभी आप किसी बच्चे से 10 साल के बाद मिलते हैं, 15 वर्ष के बाद मिलते हैं आप उससे, तो उस बच्चे को कहते हैं, करे यार तुम तो बदल चुके हो। मेरे प्यारे मित्रों, वो बदलता है। तो जो वह उसका बचपन में हमने देखा था वह उसका रूप था, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं वह उसका स्वरूप है। जो हम आज देख रहे हैं वो कल के लिए रूप होगा, और जो हम कल देखेंगे वह उसका स्वरूप होगा। तो मेरे मित्र, स्वरूप मतलब होता है बदलता हुआ, और रूप का मतलब होता है जो अस्थायी होता है, जिसका एक निश्चित तत्व होता है, जो एक निश्चितता में बना होता है, सार्थकता में बधा होता है, वह उसका रूप कहलाता है। तो आप आइए देखिए हिंदी भाषा का रूप कितना होता है और किस प्रकार से इसका हम उपयोग करते हैं। तो आइए मित्र देखते हैं हिंदी भाषा। सबसे पहले आप जानिए कि रूप किसे कहते हैं। आप स्पष्टता याद कर लें कि हिंदी भाषा का रूप वह होता है जो इसका कोई निश्चित तत्व होता है। तो अगर हम बात करें कि इसके रूप को कितने भागों में बांटा गया, तो मुख्यतः मित्र याद रखेंगे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक मौखिक भाषा और दूसरे रूप में इसको बांटा गया है लिखित भाषा। और एक रूप कुछ विद्वानों के माध्यम से, कुछ विद्वानों ने एक रूप और माना है जिसको हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। लेकिन मुख्यतः मेरे प्यारे मित्रों ये 2 ही होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्योंकि रूप वही होता है जिसका कोई निश्चित मानक होता हो, जिसका कोई निश्चित मानक होता हो। तो इसमें मौखिक और लिखित में इसके मानक होते हैं, जबकि सांकेतिक में कोई मानक विशेष नहीं होता है। क्योंकि मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसका कोई अपना निश्चित चिन्ह होता है। एक शब्द आप याद रखेंगे मित्र, मौखिक भाषा वह होती है जिसका अपना कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता है, कोई निश्चित संकेत नहीं होता है, तो वह मौखिक होती है। जैसे जिसका कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता है वह क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हमने किसी को इशारा, आप तो जानते हैं कि कालिदास जो थे वो मूर्ख थे। अरे मित्र, एक छोटी सी कहानी के हिसाब से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। वो मूर्ख थे और इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे थे। ये उनके बचपन की कहानियां हैं। और उसी दौरान एक रानी थी, राजा की पुत्री, जिसका नाम विद्योत्मा बताया जाता है। और यह विद्योत्मा अति सुंदर थी, और जितनी सुंदर थी उतनी ही रूपवती और गुणवती दोनों थे उसके पास। मित्र, दोनों चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। रूप भी मिले और गुण भी मिले, यह बड़ा कठिनाई होता है। दोनों था, और स्वाभाविक है जिसके पास दोनों होगा, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। और ये पूरा घमंड में चूर, पूरा नहीं कहेंगे, कुछ तो जरूर कहेंगे। अपने पिता से बोल बैठी कि पिताजी मैं अपने योग्य वर चुनूंगी। इनके पिता को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी होकर के मुझसे कहती है कि अपने योग्य वर चुनूंगी। तो सभी लोगों ने आपस में मत बनाया कि इसके लिए एक ऐसा वर चुनाव होगा जो बिल्कुल अयोग्य हो, सुंदर भी ना हो, गुण भी ना हो, सुंदर हो तो गुण तो बिल्कुल ना हो। इस तरह का वर चुनने की बात कही गई। और विद्योत्मा जो है वो चुनाव करने के लिए खड़ी होती है, और इनके मंत्री जाते हैं खोजने के लिए, जाते हैं, कहते हैं जो सबसे महामूर्ख होगा उसी को ढूंढ करके ले आते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कालिदास जिस डाली पर बैठे थे, जिस तरफ बैठे थे, जैसे इधर बैठे थे, जैसे पेड़ है और पेड़ से एक डाली निकली हुई है, यहीं से काट रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको काट रहे हैं, और यहाँ बैठे हुए थे। मित्र देखें, यहाँ बैठ करके डाली को काट रहे हैं। जब इससे विद्वानों ने पूछा कि कालिदास कौन हो, तो कहे डाली। क्या कर रहे हो, डाल काट रहे हैं। इधर क्यों बैठे हो, कहे जल्दी टूट जाएगी। नहीं मित्र, उन्होंने कहा जल्दी से टूट जाएगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, अच्छा उतरो, चलो तुम्हारा विवाह करोगे।
बड़ा प्रसन्न हुए। जीवन में पहली बार विवाह हो रहा है, बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के विवाह करने के लिए चल देते हैं। विवाह करके जाते हैं तो इनसे मंत्रियों ने कहा, पुरोहितों ने कहा कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, उसके आगे कुछ नहीं करना। विवाह में अगुआ जबरदस्त हो तो कैसे विवाह हो सकता है। तो मित्र यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जगह जाते हैं तो विद्वत्मा कहती है कि मैं इनसे प्रश्न करूँगी। तो मंत्रियों ने कहा कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, 6 महीना तक मूक अवस्था में रहते हैं, अर्थात नहीं बोलते हैं, और 6 महीना बोलते हैं। उसने कहा ठीक है, हम इशारे में बात करेंगे। मित्र देखिए इशारे की बात है यहाँ पर। मौखिक मुंह से बोल करके किया जाता है, लिखित लिख कर किया जाता है, सांकेतिक संकेत देकर किया जाता है। देखिए इशारा करते हैं। 3 प्रकार की भाषा होती है, आप समझने का प्रयास करिएगा। विद्वत्मा ने कहा ऐसे दिखाया, मुख बातें चल रही हैं। विद्वत्मा ने कहा ऐसे, कालिदास ने कहा ऐसे। बड़ा मजा आया। विद्वत्मा ने कहा ऐसे, कालिदास ने कहा ऐसे। तो विद्वत्मा से पुरोहितों से पूछा उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, जबकि कालिदास क्या समझे कि ये कह रही है कि अखिए फोड़ूंगी भी। इन्होंने कहा ठीक है, तो मेरी एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। समझ गए, मूर्ख तो मूर्ख है, अब यही समझे। अब वहां पर क्या हुआ, लेकिन पुरोहित जबरदस्त है। पुरोहितों ने कहा कि नहीं, ये कहना चाहते हैं, आप कहती हैं कि आत्मा एक है, ये कहते हैं कि आत्मा एक नहीं, 2 है, आत्मा और परमात्मा। विद्वत्मा कहती है बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े ज्ञानी है, मैं तो खाली आत्मा जानते हैं, तो परमात्मा को भी जानते हैं। ठीक है। दूसरी बार प्रश्न हुआ, विद्वत्मा ने ऐसे दिखाया, ऐसे। तो कालिदास को कुछ समझ में आया तो उन्होंने ऐसे दिखाया, क्योंकि विद्वत्मा ने कहा, उनको समझ में आया कि विद्वत्मा कह रही होगी एक ठे लगाऊंगी अभी। कहा ठीक है, तुम मुझको झापट से मारोगी, मैं तुमको मुक्का से मारूंगी। इतना जबरदस्त संकेत चल रहा है मित्र, यही है भाषा का रूप। और तब जाकर के पुरोहितों से पूछे क्या कहना चाहते हैं, तो पुरोहित ने कहा कि ये कहना चाहते हैं, आप कह रही हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित शरीरा। तो 5 तत्वों से बना है, ये कह रहे हैं कि 5 तत्वों नहीं, 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो मेरे दोस्त ये होती है भाषा, सांकेतिक भाषा के रूप में या लिखित या मौखिक। मतलब ये मेरे कहने का तात्पर्य था कि कहना कुछ और समझना कुछ और। तो जिसका एक निश्चित चिन्ह नहीं होता परंतु बोला जाता है, ये मित्र टॉपिक पर चलते हैं कि जिसका एक कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता परंतु बोला जाता है, बोल करके व्यक्त किया जाता है, ध्वनि के ध्वन्यात्मक माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसको हम किस भाषा के नाम से जानते हैं, मौखिक भाषा के नाम से जानते हैं। अर्थात इसकी मूल इकाई क्या हो गई, ध्वनि। ध्वनि इसकी मूल इकाई होती है। और हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वह आपकी लघुत्तम इकाई यह आपकी जो होती है वह ध्वनि होती है। इसलिए ध्वनि को ध्यान देंगे। बहुत ही ऊंचा प्रश्न है कि जिस भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो ध्वनि होती है। 2 चीज इसमें याद रखेंगे कि इसमें कोई चिन्ह नहीं होता, अर्थात कोई निशान नहीं होता, काखा गाघा लिखा नहीं होता, बोल करके ही ध्वनि के माध्यम से ही इसको व्यक्त किया जाता है। और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही इसको हम व्यक्त करते हैं। दूसरी होती है मित्र लिखित भाषा, जिसका कोई निश्चित चिन्ह होता है, जो किसी निश्चित चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाती है, वही क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। जिसका एक निर्धारित चिन्ह होता है, जिसको लिख करके बताया जा सकता है, वही क्या कहलाती है मित्र, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे आप वर्णमाला को ले लीजिए, वर्णमाला आपकी जो होगी वो क्या होगी, एक लिखित भाषा होगी। या कह सकते हैं कि किसी भाषा में सार्थक वर्णों का प्रयोग ही उसकी क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। किसी भाषा में सार्थक वर्णों का प्रयोग ही
उसकी लिखित भाषा कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। इसके साथ मित्र दो तो आपकी ये चिन्हित भाषाएं हैं, क्योंकि मौखिक का भी एक चिन्ह नहीं होता परंतु ध्वनि होती है। लिखित भाषा का चिन्ह होता है, ऑलरेडी उसमें वर्ड होते हैं। जब वर्ड हो गए तो स्वाभाविक है कि उसमें शब्द भी मिलेंगे, है ना। जैसे सपोज दैट हमको कुछ भी लिखना हुआ, नाम ही लिखना हुआ, राम लिखा हमने, राम हमने लिख करके प्रदर्शित किया है, और लिखने के बाद हमने देखा कि एक इसका निश्चित चिन्ह रहा है, या की मात्रा है, माँ है, और अगर राम है तो यह एक लिखित भाषा, इसका निश्चित चिन्ह, हम इसको पहचान सकते हैं, और पहचान सकते हैं तो वह क्या हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। मित्र कुछ विद्वानों ने जो तीसरी भाषा माना है उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिसका कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता, कोई चिन्ह ही नहीं है, ना तो संकेत करने का कुछ आता पता होता है। जैसे अगर हम बात कर लें लाल रंग की, अगर हम बात करें लाल रंग की, लाल रंग देख करके देखिए मित्र, लाल रंग दो प्रकार का निशान होता है। अगर हम किसी को लाल रंग दिखाएं तो दो चीज होती है। अगर यह लाल रंग ट्रैफिक पर लगा हो तो संकेत देती है कि रुक जाइए, अगर यही लाल रंग सेनाओं के बीच लगा हो तो उनको अलर्ट का संकेत देती है। तो दो प्रकार से यह संकेत देती है, जिसका कोई निर्धारित शब्द नहीं होता, निर्धारित चिन्ह नहीं होता, ना तो कोई निश्चित रूप से यह संकेत कर पाती है। जैसे हमने बताया मित्र अभी आपको कालिदास की बात, कि दो दिखाया तो उन्होंने एक दिखाया तो सोचा एक आंख फोड़ने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो कह रही थी कि आत्मा एक है। इन्होंने दो दिखा दिया, कहा कि हम दोनों आंख फोड़ देंगे, जबकि दोनों का अर्थ कहीं और से भी लगा दिया कि आत्मा और परमात्मा है। उसी तरह से जब पांच इन्होंने दिखाया तो उनको लगा कि पांच नहीं है लगाने के लिए बोल रही है। दोबारा जो है उसने क्या किया, इसी चीज को ऐसे बांध करके बता दिया कि मैं तुम इससे मारो, मैं इससे मारूंगा, जबकि संकेत अलग हो गया। तो जिसका कोई निश्चित रूप ना हो वही भाषा क्या कहलाती है, एक सांकेतिक भाषा कहलाती है। एक चीज उभर करके आएगी कि अब इसके साथ भाषा की इकाई क्या है। तो मित्र ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन बनता है कि भाषा की अगर हम लघुत्तम इकाई, जो आपके कंपटीशन से प्रश्न बनते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो मित्र ध्यान देंगे ध्वनि है। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो आपकी दूसरी हो जाएगी वर्ड होंगे। मित्र इस क्वेश्चन को नोट करें, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम क्वेश्चन देते हैं। आगे देखेंगे मित्र, इसमें जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, सामने आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम में जैसे आपका एसआई का एग्जाम है, यूपीपी का एग्जाम है, टेट का एग्जाम है, सुपर टेट का एग्जाम है, इसमें सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो आपकी ध्वनि होगी। और जब यही प्रश्न आपसे दूसरे रूप में पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होगी, तो इसकी सार्थक इकाई की अगर हम बात कर लेंगे तो सार्थक इकाई इसकी वर्ड होगी या फिर शब्द होगा। दोनों में से जो भी आपको मिलेगा, दोनों जो होता है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मौखिक भाषा को, मौखिक भाषा होती है चिन्हात्मक। सीटेट वाले मुख्य रूप से इसका ध्यान देंगे, चिन्हात्मक होती है, गैर चिन्हात्मक होती है, मतलब जिसका कोई चिन्ह नहीं होता, गैर चिन्हात्मक होती है। और अगर हम लिखित भाषा की बात करें कि लिखित भाषा होती है, तो लिखित भाषा की अगर हम बात कर लें कि लिखित भाषा होती है, तो ध्यान देंगे मित्र लिखित भाषा हमेशा जो होती है वो चिन्हात्मक भाषा होती है। आशा करते हैं मित्र कि आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि भाषा का रूप क्या होता है। वास्तविकता को ही भाषा का हम रूप कहते हैं और वास्तविक चीज़ें ही भाषा का रूप बनती हैं। ठीक है मित्र, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग काफ़ी मेहनत के साथ इस बार जो आपने अपने मन में रख रखा है कि इस बार सितारे बुलंद
हमारे कंधे पर होगा तो आशा है कि आप जरूर इस पर सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना भी होगी कि आप लोग अपने कार्य में सफल हों और जल्द ही अपने सफल प्रयास से अपने पद को अपने अनुसार प्राप्त कर सकें। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके वर्णमाला के साथ। हिंदी की एक नई शुरुआत के साथ होगी। ये आपका हिंदी की उत्पत्ति थी, हिंदी कैसे बदली। अभी तो मित्र इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपके योग्य है वो आपको मिल चुकी है और इससे आप अच्छी बेहतर ढंग से आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगली शुरुआत हमारी होगी स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, स्वर का उच्चारण। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से विथ ट्रिक आपको एक अच्छे ट्रिक से बताएंगे और आशा नहीं विश्वास है मुझको कि जिस ट्रिक से मैं बताने जा रहा हूँ आपको वर्णमाला को आप कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे, पूरे जीवन में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है मित्र, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।